हेलो एवरीवन, कैसे हैं सबके सब। आज एक नई पॉडकास्ट हमारी टीएफसी पॉडकास्ट पे आपका स्वागत है। पिछली बार हम लाइव आए थे और हम आशा करते हैं आपको लाइव पसंद आया हो। आज हम रिकॉर्डेड फॉर्मेट में वापस आए हैं। आज मेरे साथ दो पंडित मार्क और ध्रुव जुड़े हुए हैं। मेन स्पोक्स पर्सन आदित्य अभी आ नहीं पाए क्योंकि उनको कुछ काम आ गया था। आज हम लोग क्वार्टर फाइनल का रिव्यू करने वाले हैं और सेमीफाइनल का प्रिडिक्शन करने वाले हैं। और सबसे पहले मैं चलता हूँ ध्रुव के पास। ध्रुव, स्पेन वर्सेस स्विट्जरलैंड। हम जानते हैं स्पेन अपने लास्ट के 3 मैचेस में बहुत गोल मारे हैं उन्होंने, 5-5 गोल मारे हैं। और इस गेम में कम गोल मारे उन्होंने और वो थोड़ा क्वाइट बैठे हुए थे। और 77 मिनट तक जब फ्रोलर को रेड कार्ड मिल गया उसके बाद वो स्विट्जरलैंड पे अटैक करने गए पूरा एकदम। तो क्या लगता है आपको, क्या वो सेमीफाइनल में कुछ उनका बनता है कि नहीं, और क्या टैक्टिक्स रहेंगी लुइस एनरिके की? देखिए, स्पेन का हमें स्ट्रैटेजी एकदम क्लियर था कि वो लोग अपना पास करके पोजीशन रख के गेम निकालना चाहते थे, और जो स्लाइट चांसेस थे अगर वो कन्वर्ट हो जाते तो क्या कहते हैं उन्हीं के ऊपर वो अपनी पूरी टैक्टिक्स बेस कर रहे थे कि वो स्लाइट चांसेस कन्वर्ट हो जाए एंड देन वो पोजीशन अपने पास रख के बस टाइम वेस्ट करें। बट शकीरी ने यहाँ पे कुछ और किया, फर्स्ट गोल मार के। सो देन उसके बाद से स्पेन फिर भी अपनी उसी टैक्टिक पे लगी रही थोड़े। देन फिर यॉन समर ने उनके इतने सारे गोल को सेव किया, जो कि एक बहुत मेजर रोल था जिसकी वजह 10 से सेव थे। जो 10 से उनके जो जो टैक्टिक थी वो स्लाइड चांसेस को कन्वर्ट करके गेम को पास करने की, और उसको फेल कर दिया। बट फिर भी जो जॉर्डी अल्बा का वो था, शॉट डिफेक्ट होके गोल गया, वो स्पेन वहाँ पे लकी रहे। एंड देन फिर जो मैच को फिर वापस से स्पेन ने वही सोचा कि पेनल्टीज पे से निकाल देंगे या एक्स्ट्रा टाइम में स्लाइड चांसेस को कन्वर्ट करने की कोशिश रहेगी। बट ये ऑन समर वहाँ पे भी सेव करने के लिए एकदम तैयार थे। हमने गेम में ये देखा कि जैसे ही रेमो फ्यूलर को रेड कार्ड मिला, स्पेन ने थोड़ी सी अटैकिंग टैक्टिक अपनाई थी, बट वो अपने पुराने टैक्टिक को नहीं भूले थे। वो पोजीशन पे तब भी अपना रख रहे थे, एंड पेनल्टीज पे फिर जाके स्विट्जरलैंड के वो पेनल्टी मिसेस की वजह से हार गई स्विट्जरलैंड। मार्क, बात की जाती है पेनल्टीज में स्विट्जरलैंड ने हराया है फ्रांस को। जैसे ही पेनल्टीज में गया गेम, एकदम से उनको लगा कि ये हम आराम से जीत सकते हैं। बहुत बढ़िया खेल रहे थे उससे पहले तक, और सबको लग रहा था कि स्विट्जरलैंड इज गोइंग टू विन बिकॉज पेनल्टी में उनका कितना अच्छा रिकॉर्ड है, फ्रांस को हराया वर्ल्ड कप विनर्स को। और स्पेन का देखा जाए, रॉड्री को लाया गया था पेनल्टी मारने के लिए, क्या ही मिस कर दिया पेनल्टी उन्होंने भी। और एकदम मैन सिटी का नाम एकदम मिट्टी में मिलाया है। रोशन किया रोशन कर रोशन कर दिया है मैन सिटी का नाम। क्या पेनल्टी मिस करती है सिटी, उसकी छाप छोड़ी है नेशनल टीम में। और वहीं पे जेरार्ड मोरिनो ने आपके मैनचेस्टर यूनाइटेड को हराने के समय क्या ही पेनल्टी मारा था उन्होंने भी। और अभी यहाँ पे भी पेनल्टी मार दिया है। तो क्या कहना चाहेंगे इस अनिश्चितताओं से भरा हुआ पेनल्टी शूटआउट के बारे में? हाँ, तो हमने जैसे इस पेनल्टी शूटआउट में देखा, मतलब कि काफी क्वालिटी लैक कर रहा था और दोनों साइड्स की तरफ से। और हमने देखा कि यान सोमर ने पूरे मैच में सेव्स करे, और उनाई सिमोन ने पेनल्टीज में दिखाया अपना क्वालिटी, और यान सोमर ने भी करा था सेव। पर देखा जाए तो मुझे लगता है कि स्विट्जरलैंड ने जो पूरे मैच में किया था और स्पेन ने जो पूरे मैच में किया था, उस पे हमको ज्यादा ध्यान देना चाहिए पेनल्टीज से, क्योंकि पेनल्टीज में सबका अपना अपना लक होता है। डेफिनेटली यू शुड प्रैक्टिस देम फॉर सम पर्टिकुलर सिचुएशंस, बट हमको पूरे मैच के बारे में ज्यादा बात करनी चाहिए, क्योंकि स्पेन काफी क्वालिटी लैक करी थी। और कटिंग एज जो था उनका, वो बार बार बॉल पास करे जाते साइड टू साइड, कोई क्वालिटी नहीं था। और जब मोरिनो को लाया गया था और मोराटा को हटा दिया था, तब हमने देखा कि कोई स्ट्राइकर ही नहीं था उनके पास, क्योंकि मोरिनो बार बार विंग पे आ रहे थे और वो बॉल अंदर डालने की कोशिश कर रहे थे। जबकि मोराटा एक ऐसे प्लेयर है, चाहे चांस मिस करते हो पर वो बॉक्स के अंदर जाते हैं और
कम से कम एक कुछ शॉट्स डालते हैं और प्रेशर बिल्ड होता है ओपोनेंट पे। तो यही देखने को इंटरेस्टिंग रहेगा कि नेक्स्ट मैच में क्या एनरिके हटाते हैं इन द मिडल ऑफ द सेकंड हाफ, क्योंकि काफी गेम बचा था। ध्रुव, नेक्स्ट गेम पे हम आने से पहले मार्क के पास चलेंगे। मार्क, डेनमार्क वर्सेस चेक रिपब्लिक, क्या ही गेम हुआ। डेनमार्क ने अपना ग्रेट डिटर्मिनेशन एरिक्सन के साथ में दिखाया, बिना उनके एरिक्सन के दिखाया, और उनके साथ कहीं ना कहीं एरिक्सन जुड़े हुए थे और पूरे मैच में बहुत बेहतरीन खेली डेनमार्क। 2 गोल मार दिए स्टार्टिंग में ही, और जिसकी वजह से उनको काफी तगड़ा बूस्ट मिला। पैट्रिक शिक का भी बहुत अच्छा गोल था, जो क्रॉस था फर्स्ट टाइम, वो बहुत कम चांसेस थे गोल में जाने के, लेकिन क्या ही बेहतरीन गोल मारा। तो क्या कहना चाहेंगे इस डेनमार्क साइड का और चेक रिपब्लिक साइड का? दोनों ही काफी अच्छी टीम्स हैं इस कंपटीशन में। डेनमार्क के बारे में मैं एक ही शब्द यूज करना चाहूंगा, विच इज एक्सीलेंट। उनका परफॉर्मेंस एक्सीलेंट था फर्स्ट हाफ में, और सेकंड हाफ में हमने उनको डिग इन करते हुए देखा था। दे डग्ड इन प्रीटी डीप और उन्होंने अपने लीड को बचाया। फर्स्ट हाफ में हमने देखा था कि दे वर ऑन द ऑफेंसिव एंड उन्होंने अपने 2 गोल्स जो मैच को जिताने के लिए काफी होने चाहिए थे वो मारे। और सेकंड गोल में हमने देखा क्या उन्होंने जो उनके फुल बैक है उन्होंने क्या बढ़िया क्रॉस डाला। महले हाँ, महले, उन्होंने क्या बढ़िया क्रॉस डाला ट्रिवेला करके, और डोलबर्ग का फिनिश भी बहुत बढ़िया था। एकदम वॉली, हाफ वॉली मान सकते हो उसको, लेकिन उसको टाइम करने के लिए सही एकदम परफेक्शन और बूट का एंगल काफी सही रहना चाहिए। तो काफी बढ़िया फिनिश था वो। और हम बात करें कि चेक रिपब्लिक का सेकंड हाफ में परफॉर्मेंस कैसा था, आई थिंक दे वर लैकिंग अ लॉट ऑफ लक, क्योंकि एक वो छोटा सा लक जो होता है कि बॉल एक इधर बाउंस कर जाए या फिर थोड़ा सा उधर बाउंस कर जाए, तो वो चेक रिपब्लिक काफी लैक कर रहा था, क्योंकि आपको जीतने के लिए लक बहुत बड़ा फैक्टर प्ले करता है। और सेकंड हाफ में हमने देखा कि उन्होंने कितने सारे क्रॉसेस डाले और लॉन्ग बॉल्स डाले, और सूचेक काफी सारे लॉन्ग बॉल्स के एंड पर थे, पर जब वो हेड कर रहे थे अपने टीममेट के लिए तब वो जस्ट इधर उधर रह जा रहा था। और ये काफी सारे इंस्टेंसेस में देखा। और पैट्रिक शिक हमको बताया, उन्होंने रोनाल्डो का टैली इक्वल कर लिया है। अब देखते हैं क्या होता है गोल्डन बूट के सिचुएशन में, असिस्ट के टर्म्स में होगा। और असिस्ट किसके ज्यादा है? असिस्ट मेरे ख्याल से आपके केविन डी ब्रुयने के तो 2 ही असिस्ट हैं, और मैं एक बार देख लेता हूँ। मतलब रोनाल्डो और उसमें से ज्यादा किसके असिस्ट है? रोनाल्डो शिक के में से होंगे ऑब्वियसली। रोनाल्डो का एक था, मेरे को याद है, उसने जर्मनी के खिलाफ एक दिया था। हाँ, तो रोनाल्डो ज्यादा है, तो मतलब रोनाल्डो अभी भी गोल्डन बूट के रेस में टॉप पे है, और पैट्रिक शिक सिल्वर बूट जीत जाएंगे शायद। और स्टीवन जुबैर के 4 हैं और उसके तो नहीं है। लूक शॉ के 3 है। हाँ, और हाँ, तो पैट्रिक मेरे शिक का हिसाब नहीं से है तो कोई असिस्ट। काफी काफी बढ़िया टूर्नामेंट रहा है। और जैसे हमने देखा था, ध्रुव पिछले लाइव स्ट्रीम में कह रहे थे कि वो चाहते हैं कि वो डॉर्टमुंड आए, क्योंकि अर्लिंग हालैंड के छोड़ने के रूमर्स हैं। तो मैं भी ये देखना चाहूंगा, काफी इंटरेस्टिंग मूव रहेगा, क्योंकि डॉर्टमुंड के पास हमेशा या तो एक क्विक और वेरी मोबाइल स्ट्राइकर रहा है, या फिर कोई बड़ा स्ट्राइकर रहा है जो हु गेट्स एट द एंड ऑफ थिंग्स। तो देखते हैं कि क्या करते हैं डॉर्टमुंड, क्योंकि उनका रिक्रूटमेंट और उनका बिजनेस हमेशा टॉप नॉच रहता है। बढ़िया बढ़िया प्लेयर्स बेचते हैं, बढ़िया बढ़िया प्राइसेस से बढ़िया बढ़िया प्लेयर लेते भी है। बहुत तेज हो रहा है, बहुत तेज हो रहा। और हम लोग और बस यही मेरे को लगता है कि डेनमार्क और इंग्लैंड का मैच काफी रोमांचक रहेगा। अभी इंग्लैंड के बारे में बात करेंगे तब, और उस मैच के बारे में डिस्कस कर सकते हैं। कहीं ना कहीं मार्टिन ब्रेथवेट ने काफी अच्छा अपना रोल निभाया है इस टीम में, ड्राइव करते हैं हाँ, बॉल को लेके। और वो और गोल भी पॉसिबल नहीं होता अगर मार्टिन ब्रैथवेट हेडर के लिए नहीं जाते, क्योंकि वो डिफेंडर क्लियर कर देता। काफी इंपॉर्टेंट थे उसमें। वो डिफेंडर देख नहीं पाए बॉल, क्योंकि वो डाइविंग हेडर मार चुके थे ब्रेथवेट। और मुझे लगता है कि गोल्डन बूट तो नहीं जीत पाएंगे वो, बट बैलन डॉर के लिए काफी अच्छे कंटेंडर रहेंगे आने वाले समय में। और हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट मैच आपका ध्रुव, बेल्जियम इटली। मानवेंद्र सिंह का कमेंट आया था लाइव चैट में, बेल्जियम हार जाएगा ध्रुव।
और आपने कहा था कि बोलने वाले बोलते रहेंगे, आने वाला समय बताएगा, और समय ने बता दिया है। क्या बताया समय ने? समय ने मुझे धोखा दिया है, बेल्जियम को बाहर करा के समय ने मुझे धोखा दिया है। इतनी उम्मीद थी मेरे को, क्या कहते हैं, बेल्जियम से। बट हम मैच की एनालिसिस पे आते हैं, तो जैसा कि हमने देखा था, इटली ज्यादा ऑफेंसिव थी। सो मोस्ट ऑफ द मैच हमने देखा कि बेल्जियम के जो 11 आउट ऑफ द 10 प्लेयर्स थे वो फिर इटली के अटैकिंग फ्रेम में पूरा दिखते थे। बस एक लुकाकू रहते थे मिडिल लाइन के पास, बाकी सारे प्लेयर बॉक्स के पास इटली को रोकने की कोशिश में। तो ये जो, जैसे कि आपने देखा, इटली पूरे टूर्नामेंट डिफेंसिव साइड की तरह इटली को जाना जाता है। यहाँ पे अटैकिंग थी और यहाँ पे टेबल्स टर्न हो गई थी। यहाँ पे बेल्जियम डिफेंड कर रही थी और इटली अटैक। फिर इंसिने का वो गोल, लाइक वो ऐसे फ्रीली, ऐसे लगा कि पार्क में बस चल रहे हैं और जाते जाते एक गोल ऐसे ही मार दिया और पूरा मैच बदल गया वहां से। तो इंसिने की तारीफ करनी होगी। देन डोकू, जो कि पेनल्टी विनर थे, जिन्होंने पेनल्टी विन की थी बेल्जियम के लिए, उन्होंने क्या स्लाइड मारी। मेरे को वो बिल्कुल पेनल्टी नहीं लगती थी। इट्स लाइक वो पानी के ऊपर चल रहे थे और ऐसे जाके फिसल गए। निंजा तो हथौड़ी। हाँ, डोकू का वो एक शॉट बढ़िया था जो कि पोस्ट के ऊपर से गया। डोकू ने हमें थोड़ा सा सरप्राइज किया। शायद आने वाले समय में वो भी एक जनरेशनल टैलेंट हो सकता है। बट जैसा कि प्रिडिक्ट किया था कि बेल्जियम को लुकाकू वो कैरी करेंगे, वो हो नहीं पाया क्योंकि टीम कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ लैक कर रही थी। डे ब्रुयन का भी आई गेस परफॉर्मेंस उतना अप टू नहीं रहा। उन्होंने पूरी कोशिश की बट शायद वो इंजरी की चलते थोड़ा सा उनका वो हो गया कि वो अपने फुल पोटेंशियल पे परफॉर्म नहीं करता है। कहीं ना कहीं केविन डे ब्रुयने की इंजरी, हम देखा जाए तो उनका एंकल टियर हुआ है, शायद लिगामेंट टियर हुआ है कुछ, और 75% पे खेल रहे थे और काफी मतलब एक से ज्यादा चांसेस बनाए। एक शॉट लिया था डोनारूमा पे और लुकाकू को भी दिया था जो कि ऑफ द लाइन क्लियरेंस था आपके स्पिनाजोला, और बहुत बड़े मिस होंगे इटली के लिए, जो कि उनकी आर्चिलीज फट गई हैं और अब जो है वो 6 महीने के बाद ही कहीं खेल पाएंगे। इटली के लिए काफी मुश्किल होने वाला है आगे वाले समय में। और बात की जाए लुकाकू की, एक दो मिस किए, बट मुझे लगता है कि जो डिफेंडर्स थे बेल्जियम के और जो सेंटर मिडफील्डर्स थे, उन दोनों के बीच में काफी ज्यादा गैप छोड़ रहे थे और इंसिनिया उसको काफी अच्छी तरह से एक्सप्लॉइट कर रहे थे। वो लेफ्ट में से अंदर कट के बहुत बार शॉट ले रहे थे और मेरे ख्याल से 3-4 बार शॉट लिया और 5वें बार में गोल चला गया। 5वें बार में 2-3 बार शॉट लिया था। तो मतलब इतना आप फ्रीडम दोगे इंसिनिया जैसे क्वालिटी प्लेयर को तो गोल खाई जाओगे भाई। तो कहाँ आए हो, ये इतना बड़ा लेवल है। और मुझे लगता है कि बेल्जियम अब इटली के लिए काफी मुश्किल होने वाला है, क्योंकि अब उनका स्पेन से है और उनके पास अब उनके बेस्ट प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट स्पिनाजोला नहीं है, जो कि, और उनकी जगह एमरसन है जो कि इतना कुछ खास नहीं खेलते हैं। तो मुझे लगता है कि बराबर का गेम होने वाला है। आपको क्या लगता है मार्क? नहीं, मैं अभी यही बोलने वाला था कि जो इंसिने का गोल था उसमें हमने देखा था कि बेल्जियम की डिफेंस उनको क्लोज डाउन नहीं करी थी आगे जाके, और इंसिनिया को इतनी फ्रीडम मिली। ऑब्वियसली इंसिनिया ऐसे प्लेयर है, उनको उनके पास इतना क्वालिटी है कि वो बॉल को आराम से बेंड कर सकते हैं, और हमने देखा कि कोर्टवा पास भी नहीं थे बॉल के, और काफी बढ़िया गोल था। एकदम टॉप कॉर्नर गया था, जिसमें हमने देखा कि तीनों डिफेंडर में से 3 सेंटर बैक होने के बावजूद एक ने भी अप्रोच नहीं किया। और 3 सेंटर बैक में हमेशा ये एक बेनिफिट रहता है कि आपका एक प्लेयर होता है, एक डिफेंडर होता है, वो आगे वेंचर कर सकता है, और या तो वो आगे जाके टैकल कर सकता है क्योंकि 2 कवर रहेंगे, और या तो फिर वो आगे जाके बॉल को कैरी कर सकता है क्योंकि 2 का प्रोटेक्शन रहेगा उनके पास। तो ये हमको देखने को मिला कि तीनों सेंटर बैक्स had the weren't willing to venture forward and either tackle or carry the ball with them. और लुकाकू की बात करी जाए तो मुझे लगता है कि उनका सही गेम था, और उनका एक चांस था जो फर्स्ट हाफ में, जो मतलब कह नहीं सकते कि चांस था लिटरली, क्योंकि काफी धीरे मारा था उन्होंने।
और मुश्किल था उनका वो शॉट इनर्शिया उनको काफी। काफी आगे ले गया था। हाँ, और उनका शॉट काफी सॉफ्ट रह गया। तो डोनारूमा जैसे कीपर के लिए ऑब्वियसली उनको ट्रबल नहीं करेगा। और फिर हमने देखा कि डे ब्रुयना ने क्या बढ़िया शॉट लिया था, लेकिन डोनारूमा का सेव वाज सुपर्ब। एकदम टॉप कॉर्नर में जा रही थी वो बॉल, लेकिन बहुत बढ़िया सेव था उनका। और बेल्जियम के साइड से हमको ज्यादा देखने को मिला नहीं, दे लैक द कटिंग एज। और डोकू वो प्रोवाइड कर रहे थे काफी सारे मोमेंट्स में, हमने देखा कि रन्स बना रहे थे, लेकिन मुझे लगता है कि वो अम्बापे जैसे प्लेयर हैं। लाइक उनका गेम काफी ज्यादा अम्बापे जैसा है, पेस स्पीड पर पेस है। सेंट्रलाइज, पेस और स्पीड पे सेंट्रलाइज रादर देन एक्चुअल क्वालिटी ऑन द बॉल। तो देखते हैं उनका करियर उनको कहाँ ले जाता है। अभी तो फिलहाल हम लोग इसी के बारे में बात करेंगे। और वेरी डिसअपॉइंटेड बाय बेल्जियम, और उनके मैनेजर से ज्यादा डिसअपॉइंटेड हूँ क्योंकि उन्होंने कोई बढ़िया चेंज नहीं किया। और यानिक करास्को मेरे को याद भी नहीं, वो शायद सब्स्टिट्यूट की तरह आए भी नहीं थे। आए थे क्या? नहीं, तो वही यानिक करास्को को मैं देखना चाहता था कि वो इटली के खिलाफ एक गोल स्नैच कर ले। पर इटली का काफी बढ़िया गेम था, और आई एम वेरी श्योर दैट दे विल पुट अप अ स्ट्रांग डिस्प्ले अगेंस्ट स्पेन। और नेसर चैडली आए थे और 1-2 मिनट खेलने के बाद ही उनको उतार लिया गया फॉर इंजरी। हाँ, उनकी हैमस्ट्रिंग पता नहीं क्या हो गया था। और आपके डोकू काफी अच्छा खेल रहे थे जैसे कि आपने बताया, क्योंकि केलिनी और बोनुcci इतने तेज नहीं हैं और डोकू उनको एक्सप्लॉइट कर रहे थे। बट बेल्जियम इटली जीता और 75 मिनट के बाद क्या ही उन्होंने गिरना पड़ना चालू कर दिया, टाइम वेस्टिंग चालू कर दिया प्रॉपर इटली की तरह। और बहुत सारे प्लेयर जो हैं अपने शॉट्स भी जो है वो क्राउड को दे दे रहे थे, पता नहीं ये कहाँ का कल्चर है। बट कोई बात नहीं, हम नेक्स्ट मैच पे चलते हैं। मार्क, आपसे ही नेक्स्ट मैच का चर्चा है, इंग्लैंड वर्सेस यूक्रेन। हम जानते इट्स हैं कमिंग होम, इट्स कमिंग होम। It's coming home, it's coming, football's coming home. We'll go on. हम जानते हैं इंग्लैंड क्या ही बेहतरीन साइड है, बट किसी ने नहीं सोचा था कि यूक्रेन को 4-0 हरा देंगे, क्योंकि यूक्रेन काफी बेहतरीन अपना रखा था लास्ट गेम्स में। क्या ही बेहतरीन विन था वो फोर्सबर्ग और स्वीडन के खिलाफ, और काफी ग्रिट और डिटर्मिनेशन शो किया उन लोगों ने। बट इंग्लैंड की बात की जाए तो एक प्लेयर मेरे दिमाग में सबसे ज्यादा आ रहे हैं, वो बहुत ऑब्वियस नहीं है, बट वो है मैनचेस्टर सिटी के जॉन स्टोन्स। क्या ही मुझे लगा 29 लुक शॉ बोलेगा। क्या ही 2019 में उनका एकदम टीम से बाहर हो गए थे सिटी के। वेस्ट हैम से ऑफर आ रहे थे उनको जाने के लिए, बट वो अपने मैन सिटी में रहे, अपने आप को बेसिक्स उन्होंने स्ट्रॉन्ग किए। और उसके बाद मैनचेस्टर सिटी में काफी अच्छा उनका कैंपेन हुआ। फिर इंग्लैंड के साथ 5 लगातार कॉन्जिक्यूटिव क्लीन शीट्स रखी है उन्होंने, और बॉबी मूर के साथ उनका जो है टाई हो गया है। अगर अगले गेम में भी क्लीन शीट रखते हैं तो वो एक नया रिकॉर्ड बन जाएगा उनका। तो मार्क, मेरा आपसे सवाल है कि कितने आप प्रसन्न हैं, खुश हैं इस बैक फोर से, जो कि पहले बहुत ज्यादा अच्छी डिफेंड नहीं कर पाती थी इन सच सिचुएशन। और मैगवायर काफी बेहतरीन खेले हैं, लुक शॉ का भी एकदम से रिसर्जेंस हुआ है। जोजे मोरिनियो क्या ही बोलते थे, उनको गलत साबित कर दिया उन लोगों ने, तो शॉ ने। तो आप क्या कहना चाहेंगे इनका? और आपके गैरेथ साउथगेट का भी काफी ज्यादा बोला जाता था प्रैग्मेटिस्ट हैं और 2 सेंटर डिफेंसिव मिडफील्डर खिलाते हैं, अटैकिंग नहीं जाते हैं। तो क्या टेक है आपका, और क्या लगता है इनका फाइनल में और सेमीफाइनल में क्या होगा? तो हमने देखा था कि जॉन स्टोन्स काफी बढ़िया खेले हैं। मतलब कि उनके एक दो बारी उन्होंने लेट ऑफ दिया था मैचेस में, कि एक गलत पास दे दिया इधर उधर, लेकिन उसके अलावा मेरे को नहीं लगता कि हमने जॉन स्टोन से कोई ज्यादा एरर्स देखे हैं। और जॉन स्टोन्स सही रहे हैं, और उनको एक लीडर की जरूरत है उनके बगल में, जो जैसे कि, और एक कम्युनिकेटर जो मैगवायर है। और दोनों आपस में काफी बढ़िया खेल रहे हैं, और उनका पेयर काफी बढ़िया रहा है। और जॉन स्टोन्स का रिसर्जेंस इस सीजन हमको सिटी के साथ दिखाई था, और हमने बहुत सारे मैचेस में ये भी देखा था कि बॉल कैरी फॉरवर्ड करते हैं, और मगवायर की तरह नहीं खेल पाते, मगवायर जितना बढ़िया, लेकिन बढ़िया खेलते हैं। और हमने मगवायर को देखा ही था कैसे वो बढ़िया बॉल कैरियर की तरह एक्ट कर रहे थे, पीछे से बॉल काफी बारी ला रहे थे। और मतलब कि मिडफील्ड तक बॉल कैरी करना एक बहुत बड़ा एसेट है जो सेंटर के बैक के पास होना चाहिए।
लेफ्ट सेंटर बैक इन पर्टिकुलर, क्योंकि लेफ्ट सेंटर बैक्स यूजुअली बॉल कैरियर्स होते हैं। तो हमने देखा कि मैग्वायर के पास काफी ज्यादा क्वालिटी है वो पोजीशन खेलने के लिए, और उनका पार्टनरशिप लूक शॉ के साथ काफी इंस्ट्रूमेंटल रहा है पिछले 1-2 मैचेस में, क्योंकि हमने देखा कि मैग्वायर जो पास पिक करते हैं आगे, या तो वो रहीम स्टर्लिंग को देते हैं या फिर लूक शॉ को देते हैं। तो 1-2 बारी उन्होंने बहुत बढ़िया बढ़िया पासेस पिक करे हैं, और लूक शॉ की तारीफ तो अलग से करनी चाहिए हमको, क्योंकि सेकंड हाफ में उन्होंने एकदम गेम को खत्म कर दिया अपने डिलीवरी के साथ। पहले मैग्वायर, हैरी द टाइगर ने गोल मारा, और फिर लूक शॉ असिस्ट किंग ने गोल असिस्ट किया, बॉल बॉल बढ़िया डाल हैरी के, केन। और फिर हैरी केन को दिया, नटमैग किया सीधा गोलकीपर के पैर, हेडर, और फिर बढ़िया गोल था वो एकदम। और लास्ट में हमको देखने को मिला हेंडरसन ने भी गोल मारा, उनका पहला इंग्लैंड का गोल। काफी खुश थे वो देख के, मैं बिल्कुल खुश नहीं था, मैं तो काफी दुखी था। लेकिन हेंडरसन काफी खुश लग रहे थे, उनका पहला इंग्लैंड का गोल, और बढ़िया गोल था। लेकिन हमने देखा था कि उस कॉर्नर में हमने नोटिस किया था कि यूक्रेन का जो लैक ऑफ विलिंगनेस टू प्ले था वो उभर के आया है, क्योंकि यूक्रेन प्लेयर्स ने टारगेट नहीं किया हेंडरसन को, और बॉल को जोनल मार्किंग के हिसाब से भी उन्होंने क्लियर नहीं किया अपने जोन को। तो काफी डिसअपॉइंटिंग था यूक्रेन के हिसाब से मैच। और मेरे को लगता है कि इंग्लैंड ओवरवेल्ड देम सेकंड हाफ में। फर्स्ट हाफ के शुरू शुरू में रहीम स्टर्लिंग ने बहुत बढ़िया पास पिक आउट किया था, जस्ट स्क्वीज्ड इट थ्रू, और केन का भी बहुत बढ़िया फिनिश था। और सैंचो को भी हमने डिस्प्ले देखा था, देखा होगा, काफी बढ़िया उन्होंने खेला था। एक वो जब राइट से लेफ्ट की तरफ स्विच कर रहे थे बीच में 1-2 करके माउंट के साथ, काफी बढ़िया चल रहा था उनका, 1-2 बारी किया उन्होंने, और फिर स्टर्लिंग को एक बढ़िया सा पास खिलाया था। तो वो मेरे को काफी अच्छा लगा था सैंचो से, और बीच में वो लेफ्ट से आए थे और काफी बढ़िया उन्होंने स्किल्स और ट्रिक्स करी थी। तो ये इंटरेस्टिंग रहेगा देखने के लिए कि फ्यूचर में इंग्लैंड राइट विंग पे कौन खिलाता है। और ध्रुव, आप क्या बोलना चाहेंगे इस इंग्लैंड के मैच के बारे में? वेल, फैंटास्टिक मैच। और यूक्रेन जो कि इतने फार तक पहुंची, उनके वो ऐसे अगर किसी बड़े ओपोनेंट से फाइट करती है तो ऑब्वियसली उनका वो गेम, उनका क्वालिफाई करना टफ होता है। हर कोई स्विट्जरलैंड की तरह काम नहीं कर सकता। तो बट स्टिल यूक्रेन यहाँ तक पहुंची, दैट मैटर्स। और इंग्लैंड के लिए जो गेम रहा है, पूरी डिफेंस को शैटर करते हुए गोल मारे गए, ल्यूक शॉ के असिस्ट, सो वंडरफुल गेम। और कहीं ना कहीं हमें लगता है स्टर्लिंग को हम शॉर्ट आउट कर देते हैं कभी कभी, और वन ऑफ द मोस्ट हेटेड प्लेयर्स बाय हिज ओन कंट्री रहीम स्टर्लिंग रहे हैं। और क्या ही परफॉर्मेंसेस डाल रहे हैं अपनी नेशनल टीम के लिए, जब भी वेम्बली में होता है गोल मारते हैं और हमेशा अपनी नेशन के लिए परफॉर्म करते हैं। मुझे लगता है कि आने वाले समय में भी ऐसे ही गोल मारते रहे, इंग्लैंड को जिताते रहे। और स्कोर प्रेडिक्शंस कर लेते हैं गाइस अभी के हिसाब से। आपको क्या लगता है कि कौन who is going to be in the finals? इटली वर्सेस स्पेन का बताएंगे हमारे क्या नाम, ध्रुव। हाँ, तो इटली वर्सेस स्पेन में सिंस हमने स्पेन के जो लास्ट मैच में देखा, उनका बॉल पोजीशन का वो और लैक टू मतलब नॉट विलिंग टू अटैक, उसकी वजह से मैं देख रहा हूँ कि इटली जीतेगी। शायद एक आध गोल स्पेन मार दे, तो मैं अपनी फाइनल स्कोर लाइन प्रिडिक्ट करना चाहूंगा 2-1 इटली। तो अब मार्क, आप बताइए कि इटली और स्पेन में से क्या लगता है, क्या स्पेन के पास कोई चांस है? नहीं, डेफिनेटली चांस तो है, और हमने देखा था कि उनका बॉल पोजीशन काफी अच्छा है, बस फाइनल थर्ड में थोड़ा क्वालिटी लैक कर रहे हैं। और इटली को हमने देखा कि वो स्पेन की तरह खेल रहे हैं इनफैक्ट इस बार। फर्स्ट हाफ में हमने देखा क्विक पासेस, कीपिंग द बॉल पोजीशन, प्लेइंग इन ट्रायंगल्स, तो काफी बढ़िया खेले थे इटली। और मेरे हिसाब से इटली विल गो थ्रू, 3 गोल मारेंगे, और स्पेन शायद 1 मारे, 3-1 होगा स्कोर। अब नेक्स्ट मैच की चर्चा करते हैं, इंग्लैंड वर्सेस डेनमार्क। ध्रुव, क्या लगता है व्हाट इज गोइंग टू बी द स्कोर लाइन ऑफ इंग्लैंड फाइनल्स में पहुंच पाएगा कि नहीं? इंग्लैंड जहां तक लगता है पहुंच जाएगा। और डेनमार्क की टीम में
हमने देखा है डेनमार्क की टीम में, हमने देखा कि उनके अंदर कितना जोश है कि वो जो क्या कहते हैं जीतने के लिए पूरी ख्वाहिश है, वो जीतना चाहते हैं। बट सिंस उनका मैच इंग्लैंड जैसे ओपोनेंट के साथ है तो शायद डेनमार्क का सफर यहीं पे सेमीफाइनल्स में खत्म हो जाए और इंग्लैंड क्वालिफाई करेगी विद 2-0 एज द स्कोर। मार्क फटाफट से अपनी स्कोर लाइन बताएं। नहीं, जाहिर सी बात है इंग्लैंड ही जीतेगी, कोई शक नहीं है उसके बारे में। बस हमें ये डिटरमाइन करना है कि जैक ग्रिलिश खेलेगा या नहीं, उस हिसाब से हम देख सकते हैं कितना स्कोर लाइन होगा। तो मेरे को लगता है कि अगर ग्रिलिश खेलेगा, स्टार्ट करेगा, तो फिर हम 3-0 जीतेंगे। और अगर ग्रिलिश नहीं करेगा तो हम 2-1 बोलूं या 2-0 बोलूं, मैं कंफ्यूज हूं। मैं 2-0 के लिए जाऊंगा क्योंकि मगवायर ओपी, स्टोन्स ओपी इन द चैट बोलने वाला था, पर लाइव स्ट्रीम तो है ही नहीं हमारी। अगली बार इन द करेंगे कमेंट्स कभी। डाउन बिलो। इन द कमेंट्स डाउन बिलो। तो यही देखने को मजा आएगा कि इंग्लैंड कितने गोल से जीतेगा, क्योंकि जाहिर सी बात है इंग्लैंड ही जीतेगा, डेनमार्क के पास कोई चांस नहीं है। मेरी प्रेडिक्शन थोड़ी सी अलग है। इटली वर्सेस स्पेन में मुझे लगता है स्पिनाजोला का एक्सक्लूजन बहुत बड़ा फैक्टर हो सकता है, और मुझे लगता है स्पेन, बहुत लोग डिसएग्री करेंगे बट आई थिंक स्पेन इज गोइंग टू बी इन द फाइनल्स ऑफ यूरो, क्योंकि जस्ट बिकॉज स्पिनाजोला इज नॉट देयर और एमरसन काफी बढ़िया नहीं खेल पाते हैं। हम जानते हैं चेल्सी में क्या ही काराबाओ कप में खिलाया जाता है उनको, और चेल्सी के पास काफी अच्छे लेफ्ट बैक्स भी हैं, चिलवेल हो गए, और मुझे लगता है कि स्पेन क्लोज मैच रहेगा, और इटली के पास मुझे लगता है 55% चांस है जीतने का, बट आई थिंक स्पेन इज गोइंग टू विन। और आज के पॉडकास्ट में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो और ये पॉडकास्ट पसंद आई हो तो मेक श्योर टू गिव इट अ बिग थम्स अप, और नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लीजिए। अगर हम लोग लाइव जाएंगे तो आपको नोटिफिकेशन आ जाएगी। और तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय गाइस। बाय गाइस। जय हिंद, वंदे मातरम।